हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है हम लोग रीतिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। रीतिकाल में बात करें तो अभी जो है हम लोग पंक्तियों को पढ़ रहे हैं और पंक्तियों में हमने जो है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध ये दो कवियों की संपूर्ण पंक्तियों का अध्ययन कर लिया है और आज हम बात करेंगे रीति मुक्त कवियों की पंक्तियों पर। ठीक है, तो रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? उसमें आते हैं आपके आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव। ठीक है, तो ये 4-5 कवि लोग आते हैं। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण कवि लोग हैं जिनकी पंक्तियां एग्जाम में पूछी जाती है, उन कवियों की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते रहें। आप सभी बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और हाँ, इसके पहले के टॉपिक को अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे रीतिकाल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके संपूर्ण रीतिकाल का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं रीति मुक्त कवि शेख आलम की पंक्तियों के साथ। तो सबसे पहले देखिएगा, रीति मुक्त कवियों में शेख आलम आते हैं। आलम के बारे में जो है हमने आपको पहले बता दिया है। इनके संदर्भ में हम लोगों ने जो है जब रीतिकाल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे रीति मुक्त धारा के अंतर्गत सारे कवियों को हमने पढ़ा था। अब इस समय जो है हम लोग केवल सभी कवियों की पंक्तियों को देख रहे हैं। तो देखिएगा, आलम के द्वारा जो लिखी गई पंक्ति है, पहले नंबर की जो पंक्ति है वो है, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटिछीन और कटिको कंचन काट विधि कुचक मध्य धरि दीन। ये वाली जो पंक्ति है ये शेख आलम के द्वारा लिखी गई है। पर इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आलम के द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो नीचे की लाइन लिखी गई है, कटिको कंचन काट विधि कुचक मध्य धरि दीन, ये वाली जो लाइन है ये शेख के द्वारा लिखी गई है। शेख रंगरेजिन, शेख जो रंगरेजिन यानी कि जो कपड़े रंगने का काम करती थी शेख, वो आलम की प्रेमिका, मतलब आलम उनसे प्रेम करते थे और इन्हीं रंगरेजिन के प्रेम में ही पड़कर जो है उनसे विवाह करते हैं। और विवाह के पश्चात जो है ये अपना नाम क्या रख लेते हैं? आलम रख लेते हैं। नहीं तो अगर देखा जाए तो आलम जो है ये जाति से ब्राह्मण थे। आप लोगों ने पढ़ा है आलम के बारे में, जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि आलम जो है वो जब पैदा हुए थे तो जन्म से वो क्या थे, वो उनकी जाति ब्राह्मण थी, लेकिन जो इन्हें जो है शेख रंगरेजिन से प्रेम हो गया था और उसके बाद क्या होता है, विवाह के पश्चात ये क्या होते हैं, ये मुसलमान बन जाते हैं और इनका नाम हो जाता है आलम। तो किसके प्रेम में पड़े थे? शेख रंगरेजिन। रंगरेजिन वही कपड़े रंगने का काम करती थी, शेख नाम था उसका। तो ऊपर वाली जो लाइन थी, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटिछीन, ये जो लाइन है आलम के द्वारा लिखी गई थी। और इस पंक्ति को पूरा किसने किया था? तो वो था कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन। ये वाली जो लाइन है वो शेख ने कंप्लीट की थी। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कौन सी लाइन पूछेगा तो हमें क्या लगाना है। ऊपर वाली पूछेगा तो आलम को लगाइएगा, नीचे वाली पूछेगा तो शेख को लगाइएगा। और इन्हें याद कैसे करेंगे? देखिएगा यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, कनक छुरी सी कामनी। छुरी मतलब समझिएगा, जैसे छुरी होती है ना, पतली तीखी होती है, बड़ी तेज होती है। तो यहाँ पे छुरी मतलब क्या हो गया? पतली। और यहाँ कामनी मतलब होता है स्त्री। तो देखिए ये जो आलम, आलम से आप समझिएगा, आलम मतलब होता है दुनिया, संसार। ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरा जो संसार है, ये विश्व जो है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। आलम का अर्थ ये हुआ। तो जब भी इनकी पंक्तियों को हम कनेक्ट करेंगे तो संसार, दुनिया, विश्व ऐसे ही कनेक्ट करेंगे जोड़ के। तो देखिए जो पूरे आलम की अगर हम बात करें, पूरे आलम यानी कि ये पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, तो पूरी दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो कैसी स्त्री चाहता है? तो वो चाहता है कि जो उसकी स्त्री हो, यानी कि उसकी जो पत्नी हो, जिससे उसकी शादी हो, वो कैसी हो? वो पतली छुरी जैसी हो। मतलब छुरी मतलब हो गया यहाँ पतली से, वो पतली स्त्री की कामना करता है। कोई भी लड़का हो, पूरा आलम, हर आलम पूरा आलम ये कामना करता है कि उसकी जो स्त्री हो, मतलब उसकी जिससे शादी हो रही हो, वो पतली दुबली लड़की से हो, सुंदर लड़की से हो, है कि नहीं?
कोई ये नहीं सोचता कि मेरी जो शादी हो वो मोटी लड़की से हो, सब लोग यही कामना करते हैं। तो याद हो जाएगा ना, कामनी मतलब स्त्री और छुरी मतलब जो है पतली। तो आलम, आलम से यानी कि संसार, इस संसार में हर कोई जो है पतली स्त्री की कामना करता है, याद हो जाएगा। ये आलम की पंक्ति है। आगे देखिएगा, दूसरी जो पंक्ति है वो है प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामनी के और जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामनी के और जोबत की ज्योति जगी जोर उमगत है। ये वाली जो पंक्ति है ये आलम के द्वारा लिखी गई है। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेम रंग, प्रेम रंग, तो कह सकते हैं ना ये जो पूरा आलम है, पूरा आलम जो है प्रेम के रंग में जगमगाता है। प्रेम रंग पगे जगमगे, तो कहते हैं जब प्रेम के रंग में कोई पड़ता है तो जगमगाता है। तो कोई क्या, पूरा आलम, ये पूरे दुनिया की बात हो रही है, पूरे संसार की बात हो रही है, पूरे आलम की बात हो रही है कि अगर कोई प्रेम के रंग में पड़ता है तो उसके चेहरे पे एक अलग चमक आप लोगों ने देखी होगी। कहते भाई प्रेम का असर है तभी आज इतना चमक रहे हो। तो याद हो जाएगा ना, प्रेम रंग पगे जगमग, जब ये पूरा आलम जो है, पूरा आलम प्रेम के रंग में पड़कर जो है जगमगाता है। ठीक है, तो प्रेम रंग पगे जगमग किसका हो गया, आलम का हो गया। अगली पंक्ति देखिएगा, जाथल किने बिहार अनेकन ताथल कांकर बैठ चुन्यो करे और नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी आलम के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं जाथल किने बिहार अनेकन ताथल कांकर बैठी चुन्यो करे। अब इसमें देखिए ये जो शब्द लिखा है कांकर बैठी चुन्यो करे, तो इसको याद कर लीजिएगा। कांकर बैठ कर चुनते हैं, कौन कौन लोग कांकर बैठ कर चुनते हैं, तो कहिएगा भाई पूरे आलम में, पूरे आलम यानी कि संसार के सभी लोग जो है जब कांकर चुनना होता है तो वो बैठ के कांकर चुनते हैं। पूरे आलम में जो है, पूरे आलम के लोग जो है वो कांकर को जब चुनते हैं, चुनना, हाँ कहते हैं ना, चुनते हैं। तो जब भी काकर चुनते हैं, जैसे आप एक तरीके से समझ लीजिए इकट्ठा करना, बटोरना। तो काकर को जब चुनते हैं तो कैसे चुनते हैं, बैठकर चुनते हैं। पूरे आलम में हर कोई काकर को बैठकर ही चुनता है, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है कैधो मोर सोर तज गईरी अनत भाजी कैधो उत दादुर ना बोलत ए धई। कहते हैं कैधो मोर सोर तज गई री अनत भाजी और कैधो उत दादुर ना बोलत है ए दई। ये वाली जो पंक्ति है ये भी शेख आलम के द्वारा लिखी गई है। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, लिखा है कैधो मोर सोर तजी, इसमें इस लाइन को पकड़िएगा, कैधो मोर सोर तजी। कहते हैं कैधो मतलब किधर, समझिएगा। कहते हैं कैधो मतलब किधर हो गया, किधर यह मोर का शोर हो रहा है, यह मोर जो है शोर कर रहा है। कैधो मोर शोर, मैं अर्थ नहीं बता रही हूँ, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना, कैधो मोर शोर तजी लिखा है ना, तो इसको ऐसे पकड़िए कि कोई व्यक्ति पूछ रहा है किधर मोर शोर कर रहा है। तो जब किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो सब लोग कहेंगे भाई ये तो पूरे आलम में आवाज़ जा रही है, पूरे संसार में मोर की शोर हो रही है। मोर अगर आवाज़ करेगा तो चारों तरफ सुनाई देगा ना, तो कहेंगे कि कैधो मोर, किधर मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कहेंगे पूरे आलम में जो है मोर की शोर सुनाई दे रही है, पूरे आलम में मोर की शोर सुनाई दे रही है। तो आलम से हो जाएगा आलम की पंक्ति। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 5वें नंबर की जो पंक्ति है वो है रात के उनीदे अरसाते मद माते राते अति कजरारे दृग तेरे यो सुहात है। कहते हैं रात के उनीदे अरसाते मद माते राते अति कजरारे दृग तेरे यो सुहात है। ये वाली जो पंक्ति है शेख आलम के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। किसके द्वारा, शेख आलम के द्वारा। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, देखिए लिखा है कि रात के उनीदे अरसाते मदमाते राते। देखिए रात में उनीदे, उनीदे लिखा है ना, उनीदे मतलब नींद, रात की नींद यानी कि वो नींद जो तगड़ी वाली लगती है, जैसे 2 बजे जो नींद लगती है उसमें क्या होते, अरसाते मदमाते राते। रात की नींद में लोग अरसाते मदमाते हैं। अगर रात में 2:30-3 बजे आपको नींद लगी है और उस नींद में आके कोई आपको जगाए तो क्या आप करेंगे, आप अलसाएंगे, है कि नहीं, आलस करते हैं ना,
तो सभी के अंदर होता है। कहते हैं जो पूरा आलम है, पूरा या आलम यानी कि जो पूरी दुनिया है, क्या ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे मतलब हम लोग हैं रात में सोते हैं, बाकी लोग रात में जगते हैं? नहीं, हर व्यक्ति रात में सोता ही है। तो कह सकते हैं ना कि पूरा आलम जो है वो रात में नींद में सोता है, और उस नींद में अगर कोई उन्हें जगा दे तो वो अलसाते हैं, उस नींद में उठना नहीं चाहते। ये पूरे आलम की बात हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। दिन में सब लोग जगते हैं और रात में सभी लोग सोते हैं। तो याद हो जाएगा आलम से, ये आलम की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है, देखिएगा। दाने की ना पानी की ना आवे सुध खाने की, यों गली महबूब की आराम खुश खाना है। कहते हैं दाने की ना पानी की ना आवे सुध खाने की, यों गली महबूब की आराम खुश खाना है। ये जो पंक्ति है ये भी शेख आलम के द्वारा लिखी गई है। इसको समझिएगा, जैसे कोई किसी से प्रेम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे मान लिया प्रेम कर रहा है, अब लड़की जो है नाराज हो गई लड़के से, बातचीत नहीं कर रही है, तो लड़के को ना दाने की सुध रहेगी ना पानी की सुध रहेगी, ना उसको भूख लग रही है ना प्यास, समझिएगा, ना दाने की सुध है ना पानी की सुध है, ना आवे सुध खाने की, ना उसे खाने की सुध है, लेकिन यों गली महबूब की आराम खुश खाना है। लेकिन अगर वो जो अपनी प्रेमिका, जो उसकी प्रेमिका है, उस प्रेमिका की गली में भी पहुंच जाए तो उसको आराम और खुशी मिलती है कि नहीं? आपने देखा होगा, जैसे किसी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, दो प्रेमी जोड़ा है और उसमें कोई एक रूठ गया है, तो सामने वाला क्या करता है, उसका मतलब सुख चैन सब चला जाता है जब तक सामने वाला उससे बात ना कर ले। तो उसका सुख चैन बना, उसे प्यास लगती है ना भूख लगती है, बस वो क्या चाहता है कि एक बार मेरी जो है उससे बात हो जाए और मैं अपनी बातें रख सकूं, वो मुझसे नाराज ना रहे। तो आप उस वे में याद कीजिएगा कि दाने की ना पाने की ना आवे सुध खाने की, यों गली महबूब की आराम खुश खाना है। कि मतलब जब लड़ाई हो जाती है ना प्रेम में, तो दाने पानी खाने किसी की भी सुध नहीं रहती है। सुध कब होती है, आराम कब मिलता है, जब महबूब की अगर गली में ही, मतलब एक होता है ना महबूब, उस लड़की के घर के आसपास भी हम पहुंच गए और उसकी झलक मिल जाए तो हमें आराम मिल जाता है। तो वैसे महबूब की गली में ही जब इतना हमें आराम और खुशी मिल रही है, सोचो महबूब अगर सामने आ जाएगी तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। तो ये जो बातें कही जा रही है ये हर व्यक्ति के लिए कही जा रही है, मतलब संसार में जितने भी व्यक्ति हैं इस आलम में, इस दुनिया में, तो आलम से हमें जोड़ना है, तो आलम में हर किसी के लिए ये बात कही जा रही है कि ऐसा होता ही होता है। हाँ, तो आलम से आप याद कर लेंगे कि आलम की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, दिल से दिलासा दी जाए, हाल के ना ख्वाल हो जाए, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। दिल से दिलासा दीजिए, हाल के ना ख्याल हो जाए, बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना है। ये भी जो पंक्ति है आलम के द्वारा लिखी गई है। इन्हें कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं इस आलम में यानी कि इस संसार में, इस दुनिया में अगर किसी को आपको दिलासा देना है तो आप दिल से दिलासा दीजिए, ठीक है, आप दिल से दिलासा दीजिए, दिखावटी के लिए दिलासा ना दीजिए। अगर आप दिल जो है जब भी दिलासा दीजिए तो कैसे दीजिए, दिल से दिलासा दीजिए। इस संसार में अगर किसी को दिलासा देना है तो दिल से दिया कीजिए, ठीक है, ये बात कही जा रही है। तो याद हो जाएगा, जब दिल से दिलासा देंगे ना तो सामने वाला उस चीज़ को समझेगा भी और उसे लगेगा कि ये मेरा कोई अपना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी से बातचीत कीजिए तो प्रेम से बातचीत कीजिए, ये नहीं कि आप नफरत में बातचीत कीजिए कि बस कोटा पूर्ति के लिए कीजिए। अगर नहीं मन है तो मत कीजिए, लेकिन दिखावटी मत कीजिए। तो याद हो जाएगा, दिल से दिलासा देना है तो पूरे संसार में हर किसी को जब भी दिलासा देना हो तो दिल से दिलासा दिया कीजिए। आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं, अगले कवि हैं बोधा, जिन्हें हम बुद्धिसेन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इनकी पंक्तियों को देखते हैं। देखिए इनकी जो पहली पंक्ति है वो है, अतिखीन मृणाल के तारहु ते नहीं, ऊपर पांव दे आवनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धान पे धावनो है। ये पंक्ति जो है ये बोधा के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। अतिखीन मृणाल के तारहु ते नहीं, ऊपर पांव दे आवनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। अब इन्हें हम याद कैसे रखेंगे कि ये बोधा की पंक्ति है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है कि तरवार की धार पे धावनो है,
ठीक है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी को तलवार की नोक पर जो है प्रेम करने को मजबूर करेंगे तो क्या वो प्रेम जो है हो पाएगा? उस प्रेम का कोई बोध होगा? तो कहेंगे नहीं हो पाएगा। आप किसी से जबरदस्ती प्रेम नहीं करवा सकते। तो याद रख सकते हैं ना कि तलवार की धार पर प्रेम का बोध नहीं कराया जाता। अगर आप किसी से जबरदस्ती, बहुत लोग शादी करवा देते हैं अपने बच्चों की कि अरे चलो आज नहीं कर रहा है, आगे चल के सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। फिर आप अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। शादी तभी कराइए अपने बच्चों की जब वो शादी के लिए राज़ी हो सामने। क्यों? आप अपनी खुशी के लिए दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरी ज़िंदगी बितानी है ना। अगर वो दोनों लोग एक साथ नहीं खुश हैं तो ज़बरदस्ती शादी नहीं करानी चाहिए। तो याद रख सकते हैं, यहाँ लिखा है ना, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। तो याद रख सकते हैं, तरवार की धार पर प्रेम का बोध नहीं कराया जा सकता। बोध से याद हो जाएगा, बोधा की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, एक सुभान के आनंद पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां को, जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बोधा के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे, एक सुभान, आप जानते हैं जो सुभान है वो बोधा की पत्नी, बोधा की जो प्रेमिका थी उनका नाम था सुभान। तो एक तो आप यहीं से इनको याद रख सकते हैं कि इनकी जो प्रेमिका थी उनका क्या नाम था, उनका नाम था सुभान। और लिखा है यहाँ पे, जान मिले तो जहान मिले। हाँ, कहते अगर हमारे पास अगर हमारी जान बची है तो हम इस जहान में रह सकते हैं। जब जान ही नहीं है तो हम और चीज़ लेके क्या करेंगे? पहले इंसान अपनी जान की परवाह करता है ना। तो जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। तो कहते हैं भाई अब हमें बोध हो गया है कि हमारी जान सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जान है तो जहान है। हमें इस बात का बोध हो गया है कि हमारी जो जान है, जान यानी कि प्रेमिका नहीं, यहाँ पे जान की बात हो रही है, यानी कि हमारी जिंदगी, हमारे प्राण। अगर हमारी जान सलामत है तो जहान है, अगर जान है तो जहान है, इस बात का हमें बोध हो गया है। तो दोनों लाइन आप याद रख सकते हैं, हमें इस बात का बोध हो गया। बोध से बोधा, और सुभान जो है ये बोधा की प्रेमिका थी, दोनों से याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है, कबहू मिलबो वह धीरज ही में धरैबो करे, सेहत ही बने कहते न बने मन ही मन पिरपिरैबो करे। ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बोधा के द्वारा। कहते हैं कि मुझे यहाँ लिखा है ना, कबहू मिलबो। जैसे मान लिया आप कहीं मिलने गए हैं किसी से, तो क्या होता है कि आप उससे पूछते हैं कि अच्छा बताइए आप अब दोबारा कब मुलाकात होगी। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कभी ना कभी मिलेंगे। ठीक है, फ़ोन पे जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने नहीं, अगर किसी से आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसको आप ऐसे मतलब कभी सामने से नहीं मिले और आप कहें एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, तो सामने वाला बोलता है ना कि मुझे ऐसा बोध हो रहा है कि, मतलब एक होता नहीं कि आपको अंदर से फीलिंग आती है अच्छी वाली कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी यार तो इस बंदे से ज़रूर मिलूंगी या इस बंदी से ज़रूर मिलूंगी, होता है ना। तो वैसे ही लिखा है कि कबहू मिलबो वह धीरज ही में धरैबो करे। मैं बहुत धैर्य बना के रखी हूँ कि कब मुलाकात होगी। कभी कभी होता है कि हम किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत धैर्य बना के रखे हैं, बहुत इच्छा है उससे मिलने की। तो कहते हैं हमें बोध हो रहा है कि हमारी आपकी मुलाकात जल्दी होने वाली है। पता नहीं क्यों ऐसा जो है फीलिंग आ रहा है कि हम आपसे जल्दी मिलने वाले। तो कबहू मिलबो, इस बात का हमें बोध हो रहा है कि हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। बोध से बोधा कनेक्ट कर लीजिएगा। आगे देखिए, चौथे नंबर की पंक्ति है, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपो करना चाहे ताके बाप को ना चाहिए। दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए। ये पंक्ति भी बोधा के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं, इनको आप समझिएगा, कहते हैं कि यहाँ देखिए जो सुजान है, आप जानते हैं सुजान घनानंद की प्रेमिका थी, लेकिन यहाँ पे जो सुजान आया है तो घनानंद को मत लगा दीजिएगा, इसको बोधा को समझिएगा, ठीक है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर आपको
नहीं मतलब आपको नहीं पसंद कर रहा है, तो सीधे आप क्या करिए, कहते हैं अगर कोई आपको नहीं पसंद कर रहा है, मान लिया आप उसको कितना भी चाह रहा है लेकिन वो अगर आपको रिजेक्ट कर दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप फिर एक अंदर आपके मन में आ जाता है ना कि अगर ये हमको रिजेक्ट किया है तो आगे से हम क्या करेंगे, अगर तू मुझे नहीं चाहता तो मैं तेरे बाप को भी नहीं पसंद करूंगा। एक उससे भी बड़ा ईगो आ जाए, आपको ना चाहे ताकि बाप को ना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे इसको याद करेंगे? देखिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो कह दे कि आपकी फैमिली में सब लोग ठीक है लेकिन मुझे मतलब आपका नेचर नहीं सही लगता, तो आप कह दीजिए ठीक है, वहीं समझ जाइएगा, वहीं संभल जाइएगा कि कहिएगा अब मुझे बोध हो गया है कि जो मुझे ना प्रेम करे, मुझे जो है उसकी फैमिली में मुझे उससे 4 कदम और आगे चलना है, मुझे उसके परिवार से ही नहीं मतलब रखना है, मुझे उसके बाप तक से नहीं मतलब रखना है। जो मुझसे नहीं प्रेम कर सकता मैं उसके बाप तक को नहीं चाह सकता। ठीक है, जो आपको ना चाहे, लिखा ना आपको ना चाहे ताकि बाप को ना चाहिए। अगर कोई आपको नहीं चाहता तो आप क्या करिए, आप उससे 4 कदम आगे बढ़िए, आप उसके बाप तक को भी त्याग दीजिए। तो इस बात का मुझे बोध हो गया है, बोध से हो जाएगा बोधा। बोध होना मतलब कि जैसे क्या होता है, जब आप किसी के प्रेम में पड़े रहते हैं और वो इंसान आपको रिजेक्ट कर देता है तो बहुत दुख होता है। तो क्या होता है, कुछ लोग ठान लेते हैं कि इसने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं इनकी पूरी फैमिली को रिजेक्ट करता हूँ। होता है ना, कहते अब मुझे एहसास हो गया कितनी तकलीफ होती है तो मैं सबको रिजेक्ट करता हूँ, तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगी। तो याद हो जाएगा, ये बोधा की पंक्ति है, आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे ठाकुर की। तो अगले जो कवि हैं वो हैं ठाकुर। ठाकुर की जो पहली पंक्ति है वो है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहाना है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सीख लीनो, सीख लीनो, तो किससे सीख लिया कहते हैं, और यहाँ पे है जस और प्रताप। देखिए आप जानते हैं जो ठाकुर लोग होते हैं उनके अंदर जो है जस और प्रताप काफी भरा होता है, बहुत प्रतापी लोग होते हैं। तो कह सकते हैं ना कि सीख लीनो, सीख लीनो, हमने सीख लिया, हमने जस और प्रताप सीखा। तो आपसे पूछेंगे किससे सीखा, तो आप कहेंगे हमने ठाकुर से सीखा। ठाकुर के अंदर जो होता है जस और प्रताप ज्यादा होता है, तो कहिए सीख लिया, सीख लिया हमने जस और प्रताप ठाकुर से सीखा। तो जस और प्रताप किससे सीखा, ठाकुर से सीखा, ठाकुर से। ये ठाकुर की पंक्ति हो गई। आगे देखिएगा अगली जो नेक्स्ट पंक्ति है वो है, भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरु आनो है। तो कहते देखिए भूप से लसत कवि और कवि से लसत भूप, लेकिन भूप और कवि से कौन लसा हुआ है, तो ठाकुर लसे हुए हैं। भूप से तो कवि लसे हैं और कवि से भूप लसा हुआ है, और भूप और कवि से कौन लसा हुआ है, तो भूप और कवि से जो है वो ठाकुर लसे हुए हैं। ऐसे याद कर लीजिएगा, भूप और कवि से कौन लसा हुआ है, तो ठाकुर लसे हुए हैं, ये दोनों से लसे हुए हैं। तो याद हो जाएगा ठाकुर से ठाकुर की पंक्ति है। ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी है, आसान शब्दों में याद करिएगा। अगली पंक्ति है तीसरे नंबर की, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। अब इसमें जो चतुर शब्द है, चतुर शब्द को पकड़िएगा। हम कविराज हैं और कैसे हैं, चतुर भी हैं। ये कौन कह रहा है, एक ठाकुर व्यक्ति है। ठाकुर लोग बड़े चतुर होते हैं ना, जो सिंह होते हैं, सिंह ठाकुर जो होते हैं वो अपने आप को बहुत चतुर चालाक समझते हैं और होते भी हैं। तो वो कहते हैं कि मैं कविराज भी हूँ और मैं चाकर चतुर भी हूँ, और मैं क्या हूँ, मैं चतुर भी हूँ। कौन कह रहा है, मैं कविराज भी हूँ और बड़ा चतुर भी हूँ। तो ठाकुर, एक ठाकुर है, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं कविराज हूँ और मैं बहुत चतुर भी हूँ। कौन, ठाकुर। आगे देखिएगा अगली जो पंक्ति है वो है, वह निर्मोहिनी रूप की राशि जो उर्न हेतु न ठानती हुए हैं, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष कह जानती हुए हैं। ये वाली जो पंक्ति है ये ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। वा निर्मोहिनी रूप की राशिजौ उर हेतु न ठानती हुए हैं, और आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष कह जानती हुए हैं। ये वाली जो पंक्ति है ये भी ठाकुर की पंक्ति है। तो वह निर्मोहिनी, निर्मोही कौन है, तो ठाकुर लोग जो हैं वो बड़े निर्मोही होते हैं। ठाकुर लोग कैसे होते हैं, निर्मोही होते हैं। तो वह निर्मोही रूप की, तो याद हो जाएगा किसकी पंक्ति है निर्मोहिनी, ये ठाकुर की है।
आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान जुदज जुर्बे में नेकु जेना मुर्को। ये वाली जो पंक्ति है ये भी ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा राजपूतन शब्द आया है। राजपूत कौन होते हैं? ठाकुरों को राजपूत कहा जाता है, जानते हैं। तो कहते हैं देखिए, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, जो सेवक होते हैं, जो सिपाही लोग होते हैं, उनके अंदर वो अगर किसी राजपूत के घर पे काम करते हैं, जो सेवक किसी राजपूत के घर के सेवक हैं, सिपाही हैं, किसी राजपूत के घर के सिपाही हैं, तो उनका भी अलग ठाट बाट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये योगी जी हैं, गोरखपुर के हैं, अगर कोई गोरखपुर का, जैसे आप लोग में से मतलब मान लिया कोई हो गोरखपुर का और जो है वहाँ मेन सिटी का ही हो, ठीक है, तो उसके अलग ही भौकाल रहेंगे। कहीं अगर दूसरे शहर में जाएगा तो सीधे कहेगा, अरे मैं गोरखपुर के योगी जी के इलाके का हूँ, कुछ भी होगा तो देख लेंगे, संभल के रहना मुझसे, ठीक है, मुझे हल्के में मत लेना। तो अलग ही भौकाल है, भले ही योगी जी से उनका कोई कनेक्शन हो ना हो, लेकिन वो शहर के हैं ना, तो उस शहर का ही अलग रुतबा है। वैसे ही जो सेवक और सिपाही जैसे राजपूत मतलब ठाकुरों के घर के रहते हैं ना, तो उनका भी एक अलग रुतबा रहता है, भले ही उतना वो ना रहे, लेकिन एक है कि हम उनके खानदान, उनके घर पे काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, हम सेवक हैं तो हमसे भिड़ना मत, हम फलाने के घर पे काम करते हैं, एक फ़ोन घुमाएंगे तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, बोलते हैं ना। भले ही कुछ हो पाए ना हो पाए, लेकिन थोड़ा सा जो है धाकड़ वाला रोल दिखाते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को। ये कौन दिखा रहा है? ये ठाकुर, राजपूत यानी कि ठाकुर, चाहे सेवक हो चाहे सिपाही हो। सेवक और सिपाही सब खुद को मतलब हैं तो राजपूत के घर पे, सिपाही हैं उनके घर के, सेवक हैं उनके घर के, और खुद को बात तो ऐसा कर रहे जैसे वही जो है ठाकुर हों, ठीक है। तो याद हो जाएगा, ठाकुर वैसे भी धाकड़ होते हैं। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, ये किसकी पंक्ति है? ठाकुर की पंक्ति है। ठाकुर के द्वारा जो है ये पंक्ति लिखी गई है। आगे देखिएगा, अगली 6वें नंबर की पंक्ति है, वो है, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेलत फिरन देव। ये वाली जो पंक्ति है ये भी ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ। ये वाली जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है? ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। ठाकुर कहते हैं, विधि के बनाए, विधाता के द्वारा जो बनाए गए जीव हैं वो जीते हैं। कहाँ पे जीते हैं? यहाँ से वहाँ, जहाँ से तहाँ अपना जीते रहते हैं। तो इस वे में थोड़ा सा पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और यहाँ पे मैं किसी भी पंक्ति का अर्थ नहीं बता रही हूँ, बस चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रही हूँ कि कैसे अगर परीक्षा में आएगी तो आप इसको समझ पाएंगे कि ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और कल जो है हम लोग बात करेंगे घनानंद की पंक्तियों पर। घनानंद की पंक्तियां कुछ ज़्यादा ही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा उनको उनके पंक्तियों के लिए एक अलग से वीडियो बनाएं। तो कल की क्लास जो होगी वो घनानंद की होगी। और ये छोटे छोटे मतलब इनकी पंक्तियाँ छोटी छोटी थी, ज़्यादा मतलब पंक्तियाँ नहीं थी इन लोगों में। तो मैंने सोचा कि इन सबको एक साथ करके घनानंद की कल एक अलग से क्लास ले लेंगे और कल संपूर्ण घनानंद की जितनी भी पंक्तियाँ हैं परीक्षा में पूछी जाती हैं उनका अध्ययन करेंगे, ताकि हमारा कल जो है रीतिकाल की जो पंक्तियों वाली क्लास है वो कल समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, पंक्तियाँ आपको अच्छे से याद हो रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।